Start. Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Sandwaduban Sahabgan, Pratapgarh. Today, boys and girls, we are going to discuss the cholinergic system as we are earlier studied the autonomic nervous system. The first one is the parasympathetic system and second one is the sympathetic system. तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वही आपका क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका एसिटिलकोलिन है, इसलिए हम इस सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। तो अभी हम जो बताने चल रहे हैं ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर फार्मेसी का फार्माकोलॉजी का ये पार्ट है, तो आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का। तो आप यहाँ से अगर इसको नॉलेज रहेगी अच्छे से फार्माकोलॉजी में, तो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और यूज बताना रहेगा। बाकी इंट्रोडक्शन में आप जो मैं आपको फार्माकोलॉजी में बता रहा हूँ आप यही लिख सकते हैं केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में भी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, व्हाट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स या व्हाट इज कोलिनोमाइमेटिक्स, तीनों का मतलब एक ही रहेगा। तीनों का मतलब क्या रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटिलकोलिन है, इसलिए चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहें चाहे कोलिनर्जिक ड्रग्स का सिस्टम कहें, दोनों का मतलब एक होगा। तीसरा जो नाम है इसका कोलिनोमाइमेटिक्स, माइमेटिक जो बना हुआ है वो मिमिक्री से बना हुआ है। मिमिक्री मतलब नकल करना, यानी एकदम वैसा ही रिस्पॉन्स देता है जैसा कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक का होता है या एसिटिलकोलिन कोलिनर्जिक सिस्टम का होता है, इसलिए इसे हम कोलिनोमाइमेटिक्स, कोलिनो मतलब आपका कोलिनर्जिक सिस्टम से मतलब है और माइमेटिक्स मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम के जैसा, यानी उसकी नकल करता है, इसलिए इस क्लास को कोलिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। तो चाहे पैरासिम्पैथेटिक के नाम से आए, चाहे आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम से आए, चाहे आपका कोलिनोमाइमेटिक्स के नाम से आए, हम इसकी यही स्टडी करेंगे जो आगे हम बताने चल रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी नॉलेज हो जाएगी तभी हम इसको केमिस्ट्री में समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से बताने के बाद हम सीधा केमिस्ट्री पे चलेंगे अगले चैप्टर में। तो चलिए, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है ध्यान से देखिए, द ट्रांसमीटर इन द प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एसिटिलकोलिन, इट इज लिबरेटेड इन द गैंग्लिया। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये होता कैसे है, सिस्टम कैसे होता है। तो यहाँ पे दो आपको नर्व दिख रही है, ये एक गैंग्लिया है, ये क्या है, गैंग्लिया है। गैंग्लिया उसे बोलते हैं जहाँ पे दो नर्व आपस में आके जुड़ती हैं। तो इस गैंग्लिया के पहले वाले फाइबर को क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। चूंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है इसलिए प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और ये गैंग्लिया के बाद का है इसलिए क्या नाम है इसका, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या नाम है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और ये कहाँ पे मतलब फ्री हो रहा है, ये हो रहा है फ्री आपके इफेक्टर आर्गन पे। कहाँ पे फ्री होगा, इफेक्टर आर्गन मतलब उस अंग के पास ये फ्री होगा या ओपन होगा जहाँ पे इसका एक्शन हमें प्राप्त करना होता है। तो ध्यान से सुनिए, फिर से देख लीजिए, द ट्रांसमीटर इन द प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एसिटिलकोलिन विच इज लिबरेटेड एट द गैंग्लिया। यानी जो आपका प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है उसका जो ट्रांसमीटर है वो क्या है, एसिटिलकोलिन है, जो कि गैंग्लिया पे लिबरेट हो रहा है। कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, गैंग्लिया पे फ्री हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है आपका, कि जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, इस वाली को ये गैंग्लिया के बाद इसलिए क्या बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और ये किसके पास फ्री हो रहा है, इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है आपका, एसिटिलकोलिन। शॉर्ट फॉर्म में हमने उसे क्या लिखा हुआ, उसे ACH, क्या लिखा हुआ उसे, ACH। और इस पोर्शन को जहाँ पे दो नर्व जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। क्या बोलते हैं उसे, गैंग्लिया। ध्यान से देखिए, जो हमने अभी आपको बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन ACH लिबरेटेड एट इफेक्टर ऑर्गन। यानी ACH ही क्या लिबरेट हो रहा है, कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन के पास लिबरेट हो रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग का क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड हो रही है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, तो क्या है, अगेन ACH लिबरेटेड एट इफेक्टर ऑर्गन, या से दूसरे शब्दों में कहें तो कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक
यानी गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग के पास एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। तो ये तो सिस्टम हो गया आपका कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व और दोनों जगह एट द गैंग्लिया और एट द नर्व एंडिंग दोनों जगह एसिटिलकोलिन रिलीज होने के कारण इस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स सिस्टम भी बोलते हैं। और कोलिनोमाइमेटिक्स यानी ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसा असर दें उन्हें हम कोलिनोमाइमेटिक्स कहते हैं। यानी तीनों की स्टडी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। अगला देख लीजिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। दीज ड्रग्स स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, यानी को पूछ लेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है या कोलिनोमाइमेटिक्स क्या है, तो और या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स किसे कहेंगे। तो ऐसी दवाएं या ऐसी ड्रग जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को उत्तेजित कर दें उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स कहते हैं। अब देख लीजिए ये कैसे कार्य करती हैं। ये रिसेप्टर के द्वारा अपना कार्य करती है। रिसेप्टर एक तरीके का पार्ट होता है और वो कहाँ होता है, एट द सरफेस ऑफ सेल होता है और इनसाइड द सेल होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करें सरफेस से। तो क्या है, कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। पहला है कौन सा हमारा, मस्करैनिक रिसेप्टर। पहला कौन सा रिसेप्टर है हमारा, मस्करैनिक रिसेप्टर है। और दूसरा रिसेप्टर हमारा क्या है, निकोटेनिक रिसेप्टर। पहला रिसेप्टर हमारा क्या है, मस्करैनिक रिसेप्टर, और दूसरा कौन सा है, निकोटेनिक। तो अभी हम बात करते हैं मस्करैनिक रिसेप्टर की बात करते हैं। तो मस्करैनिक रिसेप्टर होता कहाँ है, तो प्रेजेंट पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। तो कहाँ पे होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व गैंग्लिया के बाद जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व का एंड हो रहा है वहाँ पे मस्करैनिक रिसेप्टर होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैसे तो एडवांस बुक में 5 टाइप के मस्करैनिक रिसेप्टर होते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है वो 3 होता है। तो अभी हम सिर्फ डिप्लोमा की क्लास ले रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ यहाँ 3 रिसेप्टर के बारे में ही बात करेंगे, M1, M2 एंड 3। लेकिन जानते रहिए मस्करैनिक रिसेप्टर 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य 3 ही होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं M1 रिसेप्टर की, फिर बात करेंगे M2 रिसेप्टर की, फिर हम बात करेंगे M3 रिसेप्टर की। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं M1 रिसेप्टर की। तो M1 रिसेप्टर होता कहाँ है, M1 रिसेप्टर होता है हमारा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे होता है। दूसरा हमारा कहाँ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। तीसरा हमारा कहाँ होता है, CNS पे। यानी ये 3 जगह पे हमारा M1 रिसेप्टर होता है। फंक्शन इसका क्या है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन को बढ़ा देता है। GA लिखा हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो दूसरा क्या है लिखा है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मतलब क्रमानुकंचन गति। पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है, क्रमानुकंचन गति। क्रमानुकंचन गति कहने का मतलब ये कि जो हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में सांप जैसा जो मूवमेंट होता है, सांप जैसी जो मूवमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकंचन गति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस। वर्म लाइक, जैसे कीड़े चलते हैं उसी तरीके से वो मूवमेंट होती है, जिससे हमारा बाउल क्या होता है, इवैक्यूलेट हो जाता है। यानी बाउल में फंसा हुआ जो भी फीकल मैटर होता है वो आगे बढ़ जाता है और पेट क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब जो M1 को ब्लॉक करता है वो कौन सी मेडिसिन है, वो मेडिसिन 2 है। तो ध्यान से देखिए वो कौन सी मेडिसिन है, वो 2 मेडिसिन है। एक पायरेंजेपाइन है, दूसरी कौन सी है, टिलेंजेपाइन। एक कौन सी है ब्लॉकर इसको, एक पायरेंजेपाइन है और दूसरी कौन सी है, टिलेंजेपाइन। अब हम बात करते हैं अपना M2 रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। M2 रिसेप्टर देखिए, M2 रिसेप्टर होता कहाँ है, ये हार्ट पे होता है। कहाँ पे होता है, हार्ट पे। और इसका जो मेन काम होता है, डिक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट। यानी हार्ट के रेट को और फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब यहाँ लिखा नहीं है ब्रैडीकार्डिया, आप लोग लिख लीजिएगा कि ब्रैडीकार्डिया का क्या मतलब है कि ये हार्ट का स्लो हो जाना या हार्ट रेट का घट जाना। और इसको जो ब्लॉक करता है, M2 को जो ब्लॉक करता है, उसका जो नाम है वो क्या नाम है, मेथोट्रामाइन। क्या नाम है उसका, मेथोट्रामाइन। क्या नाम है उसका, मेथोट्रामाइन उसका नाम है। अगला हम देखते हैं हमारा M3 रिसेप्टर। इधर देखिए आप, ये कौन सा है, M3 रिसेप्टर है। ये M3 रिसेप्टर होता कहाँ है, ये होता है आपका स्मूथ मसल में होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है, स्मूथ मसल और एक्सोक्राइन। अब इसका फंक्शन देख लीजिए, ये क्या करता है, डायलेट ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और तीसरा क्या है, सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी, उनके सिक्रीशन को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। और इसको जो ब्लॉक करता है वो क्या है, डेरिफेनासिन। इसको जो ब्लॉक करता है उसका क्या नाम है, डेरिफेनासिन नाम है।
अगला अब हम बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टार की। तो निकोटिनिक रिसेप्टार होता क्या है? तो निकोटिनिक रिसेप्टार प्रेजेंट इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। कहाँ पे होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पे होता है। और इसमें क्या है आपका, जो दो टाइप का होता है ये, एक होता है एनएन रिसेप्टार, दूसरा होता है एनएम रिसेप्टार। अब एनएन रिसेप्टार देख लीजिए कहाँ होता है। एनएन रिसेप्टार होता है गैंग्लिया पे। कौन सी गैंग्लिया पे होगा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SNPS। तो कहाँ पे होता है? सिंपैथेटिक गैंग्लिया और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। इसको जो ब्लॉक करती है मेडिसिन, उसका नाम है पेंटामेथोनियम एंड हेक्सामेथोनियम। क्या नाम है उसका? पेंटामेथोनियम एंड हेक्सामेथोनियम। अब आप बात करते हैं एनएम रिसेप्टार की। तो ध्यान से देखिए, एनएम इसका जो नाम है वो क्या है? एनएम रिसेप्टार। एन मतलब न्यूरो, एम मतलब मस्कुलर, कैसे हिलती रहती, एन मतलब नर और एम मतलब मस्कुलर, यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये कहाँ पे होगा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे होगा। तो देखिए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे ये रिसेप्टार कहाँ होगा? एनएम, एन फॉर न्यूरो, एम फॉर मतलब एन फॉर निकोटिनिक रिसेप्टार और एम फॉर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे होता है ये, ठीक है। तो इसका जो मेन काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जिम्मेदार होता है। और इसको ब्लॉकर, इसको ब्लॉक, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए जो होता है वो कौन सी मेडिसिन होती है? डिट्यूबोकुरैरिन। कौन सी होती है? डिट्यूबोकुरैरिन। अब हम आप देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है और कौन कौन सी मेडिसिन है इसके अंतर्गत। तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए, आप इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो इसमें क्लासिफिकेशन में क्या है आपका? एसिटिलकोलिन, मेथेकोलिन, कार्बेकॉल और बेथेनेकॉल। शॉर्ट फॉर्म के लिए हमने याद करने के लिए AMBC लिख दिया, ठीक है। एसिटिलकोलिन, मेथेनेकॉल और कार्बाकॉल और बेथेनेकॉल। आप अगर इसे चाहें तो MCA BCA के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे B.MCA। तो अगर आप देखें तो BCA या MCA अगर लिखना हो तो B फॉर बेथेनेकॉल हो जाएगा, M फॉर मेथेनेकॉल हो जाएगा, C फॉर कार्बाकॉल हो जाएगा और A फॉर एसिटिलकोलिन हो जाएगा। तो आप चाहे AMBC याद कर लीजिए, चाहे B और MCA याद कर लीजिए, इस तरीके से। अगला है कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड। तो कोलिनोमाइमेटिक्स यानी ऐसी दवाएं जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के जैसा एक्शन देती हैं। उसमें कौन कौन सी आएंगी आपकी? इसमें हमने याद करने के लिए पाम लिखा, पाम मतलब हथेली होता है, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन और मस्कैरिन। और अगला है आपका एंटीकोलिनेस्टेरेज। सबसे पहले हम बता दें एंटीकोलिनेस्टेरेज होता क्या है। तो जैसे आपकी एसिटिलकोलिन मेडिसिन है, इसको जो ब्लॉक करता है या डिस्ट्रॉय करता है बॉडी में, उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है कोलिनिस्टेरेज। वो कौन सा नाम ना उस एंजाइम का क्या नाम है? कोलिनिस्टेरेज। उस एंजाइम का नाम है कोलिनिस्टेरेज। और ये कोलिनिस्टेरेज आपके एसिटिलकोलिन को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। तो यदि हम कोई ऐसी मेडिसिन दें जो आपके कोलिनिस्टेरेज एंजाइम को जाके ब्लॉक कर दे, और जब कोलिनिस्टेरेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ये कोलिनिस्टेरेज एंजाइम एसिटिलकोलिन या एसिटिलकोलिन जैसी दवाओं को अब ब्रेक डाउन नहीं करेगा। और यदि एसिटिलकोलिन या एसिटिलकोलिन जैसी दवाएं अब ब्रेक डाउन नहीं होंगी तो इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा, और इनका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा तो हमको इनका ज़्यादा इफेक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे अगर हमको अपनी देश की सेना को बचाना है या उनकी संख्या बढ़ानी है, तो एक तो पहला तरीका ये है कि हम नई फौज को भर्ती करें, और दूसरा तरीका ये है कि जो फौज हमारी ऑलरेडी है उसको हम बुलेट प्रूफ जैकेट और ऐसे अच्छे अच्छे हथियार दें कि उनको बाहरी देश के दुश्मन उनको मार ना पाए, तो हमारी जो पुलिस जो फोर्स की संख्या है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगी। उसी प्रकार से ये क्या है? कोलिनिस्टेरेज एक एंजाइम है जो हमारी नेचुरल एसिटिलकोलिन या एसिटिलकोलिन जैसी दवाओं को ये एंजाइम ब्लॉक कर देता है। तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने वाली अगर हम कोई दवाई दे देंगे तो अब एसिटिलकोलिन या उन जैसी दवाओं का जो कंसंट्रेशन है वो कम नहीं होगा, और जब कम नहीं होगा तो उनकी मात्रा बढ़ी रहेगी, और जब बढ़ी रहेगी तो हमें एसिटिलकोलिन का ज़्यादा असर प्राप्त होगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल कौन सी है? रिवर्सिबल वो होती हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इरिवर्सिबल मानी जो दोबारा प्राप्त नहीं होती हैं। यहाँ पे कुछ दवाएं हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन या येलो कलर में दिखाया गया। इसका ये मतलब है कि ये दवाएं डिप्लोमा के सिलेबस में है, इसलिए इनका स्टडी हम अलग से जब केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री का स्टडी कराएंगे, इसमें मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, तो उसमें हम इनका स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर सहित इनको व्याख्या करेंगे, और इसीलिए हमने इसको येलो कलर से दिखाया गया कि ये मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है।
और जो रिवर्सिबल है वो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड पिरिडोस्टिग्मिन। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नियोस्टिग्मिन और पिरिडोस्टिग्मिन है। इसका स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर भी पूछा जाएगा। और इरिवर्सिबल में देख लीजिए आपका कौन सा है, पैराथियन, मैलाथियन और डायजिनोन। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, इसको याद कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन बहुत पूछता है। अब हम बात करते हैं कि देयर आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू द एसिटिलकोलिन। तो ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन जैसा असर दें उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। और एसिटिलकोलिन हमारी कौन सी ड्रग है, प्रोटोटाइप। कैसी ड्रग है, प्रोटोटाइप, यानी जैसा असर एसिटिलकोलिन का होगा इस ग्रुप में, ऐसा ही असर लगभग सारी दवाओं का होगा। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग, कितने प्रकार की टाइप्स ड्रग्स हैं। पहला है आपकी डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी ऐसी दवाएं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे डायरेक्ट जाके एक्शन करती हैं। वर्किंग एज ए एगोनिस्ट, जैसे अगर हम अपने शब्दों में कहें एगोनिस्ट क्या होता है, तो एगोनिस्ट को समझिए दोस्त। दोस्त मतलब होता है वो मदद करना, और एंटागोनिस्ट क्या होता है, वो विरोध करता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, विरोध करता है। तो जो डायरेक्टली हमारी कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं वो एज ए एगोनिस्ट की तरीके से कार्य कर रही हैं। तो ये तो पहला था हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लीजिए, इनडायरेक्टली एक्टिंग कर रही हैं। तो इनडायरेक्टली कैसे, वही आपको जो बताया था एंटी कोलिनेस्टेरेज वाला, इनडायरेक्टली कैसे काम कर रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटिलकोलिन, तो एसिटिलकोलिन की उपलब्धता को बढ़ा रही है। एसिटिलकोलिन की उपलब्धता को बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो एंजाइम जो एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा था, अगर हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर दें, यानी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें, तो अब कोलिनेस्टेरेज एंजाइम एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। और जब एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटिलकोलिन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिटिलकोलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और यदि एसिटिलकोलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका एसिटिलकोलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा प्राप्त होगा, और इसका एग्जांपल है एंटी कोलिनेस्टेरेज। अगला आप देख लीजिए कि इनका असर किस तरीके का होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी में ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका मस्करैनिक एक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन है। उसके बाद फिर हम आपको निकोटीनिक एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मस्करैनिक एक्शन में हमने जो पहली हेडिंग लिखी है उसको लिखा है हार्ट। अब हार्ट पे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन सा रिसेप्टर होता है, M2 रिसेप्टर होता है। इसका जो मेन काम क्या होता है, रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट को क्या कर देता है, घटा देता है। यहाँ पे डिक्रीज का ये साइन बना हुआ है, तो डिक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट। अगला देखिए क्या है, डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन को घटा देता है। ये क्या करता है, डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन को घटा देगा, जिससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिससे हार्ट का कंडक्शन स्टार्ट होता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल स्लो हो जाएगा तो उसका कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब कंडक्शन स्लो हो जाएगा तो ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, यानी कुल मिला के हार्ट का रेट एंड फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हृदय गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि हृदय गति घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, या हार्ट सडनली स्टॉप वर्किंग, यानी हार्ट एकाएक कार्य करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। हार्ट क्या होगा, एकाएक कार्य करना बंद कर देगा। और दूसरा आप देख लीजिए इसी क्रम में कि ये आपका है ब्लड वेसल पे किस तरीके से काम करेगा। तो ब्लड वेसल पे कौन सा रिसेप्टर है हमारा, M3 रिसेप्टर है। और ब्लड वेसल को क्या करेगा, ये वैसो डायलेशन, वैसो मतलब ब्लड वेसल, डायलेशन मतलब फैला देता है। और आप पहले से जानते हैं कि यदि पाइप जैसे नल की पाइप है और हम गाड़ी धोने जा रहे हैं, अगर उसके किनारे पे अगर हम अपना उंगली लगा लेते हैं, यानी पाइप को पतला कर देते हैं, तो उसका फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि पाइप को चौड़ा कर देंगे या पाइप के मुंह को बड़ा कर देंगे तो उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या होगा, घट जाएगा। तो जब यहाँ पे ब्लड वेसल क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, जब ब्लड वेसल आपकी जब यहाँ पे ब्लड वेसल क्या हो रही है, डायलेट हो रही है, तो बीपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लो बीपी हो जाएगा। और ये किन किन जगहों पे होता है, जैसे स्किन में जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएंगी, कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी डायलेट हो जाएगी। अगला देखिए कौन सा है आपका, स्टिमुलेशन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व। और कोलिनर्जिक नर्व का स्टिमुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इरेक्शन ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन। जैसे आप जानते हैं कि जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है जिसे हम पेनिस कहते हैं, वो उसमें क्या हो जाता है कि इरेक्शन हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, इरेक्शन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें इरेक्शन ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन। अगला देखिए आपका कौन सा है, इस स्मूथ मसल में क्या इफेक्ट
पड़ेगा। तो इसमें भी कौन सा रिसेप्टार है, M3 रिसेप्टार है, और ये काम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। और दूसरा देखिए क्या है आपका GIT। तो GIT पे जब GIT क्या हो, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बाउल इवैक्यूएट हो जाएगा, यानी जो उसमें जो भी मटेरियल फंसा हुआ है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रोंकाई की। M2 और M3 रिसेप्टार होता है ब्रोंकाई पे, और ये क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है, जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐठन हो जाएगी या सिकुड़न हो जाएगी, जिससे हमारी वायुनाल क्या है, अवरुद्ध हो जाता है, फेफड़ों में हवा जाना, और दमा जैसे लक्षण एराइज हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए अगर कोई दमा वाला पेशेंट है तो उसमें। और जो आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर पे भी ये कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है। यूरिनरी ब्लैडर को भी क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। अगला क्या है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जो हमारी सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उन पे क्या इफेक्ट करता है। तो आप देखिए M1 और M3 रिसेप्टार होता है ये सिक्रेटरी ग्लैंड पे, ये क्या करेंगे, स्वेटिंग, यानी आपकी जो पसीने की ग्रंथियां उनसे पसीना ज़्यादा आएगा। और क्या है, सलाइवेशन, यानी सलाइवा यानी लार अब क्या होगा, इसके सिक्रीशन से ज़्यादा निकलेगी। लैक्रिमल सिक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी आंसू क्या हो जाएगा, ज़्यादा निकलेगा। और क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, यानी अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान से देखिए, बाइल जूस, यानी जो बाइल्ड है आपका, उस बाइल का सिक्रीशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगला क्या है, लैक्टेशन, यानी मिल्क ग्लैंड, यानी जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है जिन ग्लैंड से निकलता है, उसके सिक्रीशन पे भी इस एसिटिलकोलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो है वो हमारा क्या है, आई की बात करते हैं। तो आई पे कौन सा रिसेप्टार होता है, M3 रिसेप्टार होता है। तो ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल, ये जो सर्कुलर मसल है उसको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो मियोसिस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और जो प्यूपिल साइज होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो प्यूपिल साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में अगर कहें तो कहीं कहीं पिन होल कहने का मतलब मिलता है। जो आंख में ध्यान से देखने पे काला काला जो छिद्र दिखता है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज क्या हो जाएगा, इंट्राऑकुलर टेंशन। जो इंट्राऑकुलर टेंशन है, यही आंख के अंदर जो गोलक है, जब वो सिकुड़ जाएगा तो उसके अंदर का जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जब वो वाटर निकल जाएगा तो इंट्राऑकुलर टेंशन, यानी वो जो दबाव है वो निकल जाएगा। और ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ग्लूकोमा आप समझ लीजिए क्या होता है, ग्लूकोमा एक डिजीज है जिसमें आंख के गोलक के अंदर ज्यादा लिक्विड जमा हो जाएगा, और जब ज्यादा लिक्विड हो जाएगा तो उसमें एक दबाव पड़ेगा, वही को बोलते हैं हम इंट्राऑकुलर टेंशन। अब जब ये मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस होने के कारण क्या हो जाता है कि उसका जब वो सिकुड़ जाएगा, जब सिकुड़ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो द्रव है वो वहां से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपना निकोटिनिक एक्शन की। तो निकोटिनिक एक्शन हमारा देख लीजिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, अभी तक बात कर रहे थे मस्कराइनिक एक्शन की, अब बात कर रहे हैं निकोटिनिक एक्शन की। तो निकोटिनिक रिसेप्टार होता कहाँ है, तो ये पहले ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे होता है, इसे हम NN रिसेप्टार के नाम से जानते हैं। तो और दूसरा कौन सा होता है, NM के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, कहाँ होता है, स्केलेटल मसल पे होता है। तो अब ये देखिए क्या होता है, गैंग्लिया आर स्टिमुलेटेड, और गैंग्लिया क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। कौन से गैंग्लिया होंगे, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के गैंग्लिया होंगे, ठीक है। और एट्रोपिन एक मेडिसिन है, वो क्या कर देती है, एट्रोपिन को जब एसिटिलकोलिन के साथ देंगे, एट्रोपिन को जब एसिटिलकोलिन के साथ दे देंगे तो वो टैकीकार्डिया काज करती है। कैसा काम करती है, टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा। अभी इसके पहले हमने आपको जब मस्करानिक एक्शन पढ़ा रहे थे तो हार्ट में बताया था, ये ब्रैडीकार्डिया काज करता है। ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट के रेट और फोर्स को क्या कर देता है, घटा देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको निकोटिनिक एक्शन की, तो ये निकोटिनिक एक्शन में क्या कर देता है कि जब हम एट्रोपिन को एसिटिलकोलिन के साथ देते हैं तो ये टैकीकार्डिया काज करता है। और टैकीकार्डिया काज करने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाएगा। अगला हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल पे क्या कार्य करेगा, तो ये जहाँ पे नर्व और मसल एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जब क्या हो जाता है, बाई इंक्रीज द एसिटिलकोलिन एट NM रिसेप्टार, और NM रिसेप्टार पे एसिटिलकोलिन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा,
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और क्या हो जाएगा कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहने का मतलब न्यूरो मतलब न्यूरॉन और मस्कुलर मतलब मसल, यानी जहाँ पे नर्व और मसल जुड़ती हैं उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अगला देख लीजिए, एसिटिलकोलिन जब लार्ज डोज में दे दिया जाता है तो क्या कर देता है, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन, यानी डीपोलराइजेशन लगातार बना रहेगा और लगातार बनने की वजह से क्या हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज मतलब क्या कहते हैं कि वो काम करना बंद कर देगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलिन ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एसिटिलकोलिन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी दवाएं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेंगी वही ब्रेन तक पहुंचेंगी। ऐसी दवाएं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेंगी वही उसी का असर हमको ब्रेन पे मिलेगा। तो एसिटिलकोलिन अगर ओरली देंगे तो वो स्टोमक में ही जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर इंजेक्शन के द्वारा देंगे एसिटिलकोलिन तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको इसका कोई खास इफेक्ट ब्रेन पे नहीं मिलेगा। वही बात है जो भी हमने आपको बताया कि अगर ओरली देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड इन द गट और जीआईटी ट्रैक्ट में ही क्या हो जाएगा, आपका एसिटिलकोलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। और अगर आईवी इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, स्यूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका इफेक्ट हमको ब्रेन में नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम आई ड्रॉप्स में देखें तो आई ड्रॉप में क्या इफेक्ट होगा, तो मियोसिस काज करता है आई में, यदि हम 1% का वेट बाई वॉल्यूम का सोल्यूशन इसका एसिटिलकोलिन का बताएं। ध्यान से बता रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो अभी हमने आपको बताया एसिटिलकोलिन इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, इसका कोई भी इस्तेमाल ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट के लिए देख लीजिए, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी स्टडी में ये सहायक रहेगा। और इतना आप इसको रट लीजिएगा, और जब मैं आपको मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जब मैं आपको सेकंड बताऊंगा तो वो आपका बहुत उसमें सहायक रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन में जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जितना चीज़ें मैंने अभी फर्स्ट पेज में बताया आप इंट्रोडक्शन में वही लिख दीजिएगा। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई ड्रग आएगी, इसमें से कोई भी ड्रग अगर आ गई तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पहला पेज ही उतार दीजिएगा और आप उस मेडिसिन को बारे में फिर डिटेल कर दीजिएगा जिस मेडिसिन को पूछा गया। जैसे अगर केमिस्ट्री में कोई भी मेडिसिन अगर आ गई तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेज जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन लिख के आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद उस मेडिसिन के बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा जो मेडिसिन उसमें पूछा जाएगा। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं।